हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग एक बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसका नाम है कैपेसिटर। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, चैप्टर का टॉपिक कह सकते हैं, कुछ किताब में इसको एक चैप्टर के नाम पे मेंशन किया है। तो इस चैप्टर से या इस टॉपिक से कह लें, इससे एक क्वेश्चन नीट हो चाहे आपका जेईई, कन्फर्म इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार होता है किसी एग्जामिनर का फेवरेट है तो इससे कम से कम 2 क्वेश्चन दे देता है, 3 क्वेश्चन भी दे देता है। मतलब गिरी हालत में एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। ठीक है। और वैसे लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं और उनके जो एप्लीकेशन है थोड़ा ब्रॉड है। अगर हम थोड़ा लेवल ऊपर जैसे जी की बात करें तो वहां पर लेवल इसका काफी अच्छा बन जाता है। नीट में तो कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हमें दोनों कवर करना है। और जो बच्चे आज के टाइम में नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को जेईई मेंस उससे नीचे बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करें। अगर आप उससे नीचे हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता हो भी जाए, बट एक अच्छी रैंक नहीं आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो नीट के बच्चे आज के डेट में उनको कम से कम जेईई मेंस की तैयारी करनी है। तो जो आप u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ के बैठे हैं, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d पढ़ के बैठे हो, उन पर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, कैसे घुमा सकता है, वहां तक की पॉसिबिलिटी आपके अंदर है तो आप आउट ऑफ 45, आउट ऑफ 25, 20 प्लस, या आउट ऑफ 45, 35 प्लस 7, 37 के अराउंड आसपास सही कर सकते हैं। ठीक है। ये नहीं कह सकते कि आप 45 ही सही करके आओ, मतलब बेवकूफी ही कहना है। क्योंकि 45 का मतलब कि 100% आप पहले जो पेपर बनता था आज से इस साल जो अभी वो है आपका 2024 का, तो इससे पहले जो पेपर होते थोड़ा इजी थे, बट इस साल जो पेपर बना उसको देख करके लोग कह रहे हैं भाई पेपर टफ बना। ठीक है। तो टफ क्या, एक्चुअल लेवल वही होता है। ठीक है, एक्चुअल लेवल वही होता है और उसी लेवल की तैयारी करनी होती है। ये तो हर कोई नुक्कड़ पे जो पढ़ा रहा टीचर स्कूल का वो भी नीट का पेपर क्रैक कर लेगा, मतलब उसको सॉल्व कर दे रहा वो, और कह सकता है कि भाई मैं नीट की तैयारी करवा सकता हूँ। ठीक है। तो सही भी था, पहले तैयारी करवा सकता था, मतलब बीच में जो गैप हुआ 4-5 साल का, इसमें तैयारी करवा सकता था। लेकिन अब आज की डेट में जेईई मेंस प्लस नीट ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो तैयारी आपकी जो नीट वाले बच्चे खास करके, क्योंकि नीट के बच्चे जो है अपने आसपास एक बाउंड्री बना लेते हैं कि भाई हमें इससे बाहर नहीं झांकना है, इसके अंदर ही रहना है। बाकी जेईई के बच्चा होता है उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। उसका मकसद होता है कि भाई हमें जितना ज्यादा से ज्यादा डिटेल में चीजें बताई जाए, बता दी जाए। उसने कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं कर रखा, लेकिन नीट का बच्चा डिसाइड कर लेता है और वहीं पर फंस जाता है। एक छोटा सा मतलब स्टेप उठा दिया, जैसे इस बाउंड्री पर है आप, हल्का से एक कदम आगे बढ़ा दिया एग्जामिनर ने और आप वहीं से वापस आ गए। अगर आप भी उस बाउंड्री बियॉन्ड जाकर कवर किए होते चीजों को, तो गारंटेड आप फिर एग्जामिनर से कहते हुए फ्री है, आप बनाओ कितना टफ बना सकते हो। अब ऐसा भी निर्दयी नहीं होता एग्जामिनर की, पता चला कि वो आपको पेपर टाइम पर ही पता चला कि बच्चा पंखे में लटकने का मतलब कि जो है ना, वैसा नहीं कि ये वाला। ठीक है। मतलब गुस्से में कि पंखे को पकड़ के ऐसे, वैसा कुछ। चलो अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो कैपेसिटर एक बढ़िया टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, इसको समझना है अच्छे से। बाकी डेफिनेशन क्या है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो आप कर नहीं रहे हो भाई, है ना, कि आपको डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिखवाई जाए, है ना, डेरिवेशन भी कुछ करवाए जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि डेफिनेशन आपको रटना है। ठीक है। कैपेसिटर की जो डेफिनेशन है, कैपेसिटर और डेफिनेशन उसको आपको रखना है। ठीक है। कैपेसिटर होता क्या है, थोड़ा सा इस पे 2-4 मतलब ऐसे नहीं, मतलब कि आपको पूरी कहानी महाभारत टाइप लिखवाई जाएगी। ठीक है। कैपेसिटर मींस होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को होल्ड करता है, चार्ज को होल्ड करता है। ठीक है। वो डिवाइस आपके जो पंखे होते हैं उसमें कंडेंसर, कैपेसिटर मतलब कंडेंसर, आप जनरली उसको कंडेंसर कहते हैं, तो भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और कंडेंसर आप हटा दीजिए तो स्विच ऑन करने के बाद पंखा हो सकता है स्टार्ट ही ना हो, मतलब घूमना स्टार्ट ही ना करे। और फिर आपको करना क्या है कि कंडेंसर मान लो खराब हो गया, तो फिर आप पंखे को एक डंडे की सहायता से एक बार घुमा दिए तो इनर्शिया भी कुछ होता है, फिर फाइनली एक बार घूमना स्टार्ट करिए तो घूमता लगातार चलता रहेगा। कंडेंसर काम जो आप डंडे के थ्रू कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में उसको एक इनर्शिया प्रोवाइड कर रहे हैं घूमने वाला, वो काम कंडेंसर करता है। कंडेंसर क्या होता है ना कि ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जब कभी मौका पड़ता है तो ये अचानक से उस एनर्जी को रिलीज कर देता है।
जब कभी आवश्यकता पड़ती है उस एनर्जी को आसानी से रिलीज कर देता है। जैसे आपने स्विच ऑन किया तो कंडेंसर ने जो एनर्जी स्टोर कर रखी है तो वो एनर्जी तुरंत ही क्या करेगा, पंखे को दे देगा। पंखा मेरे ठीक ऊपर है इसलिए बार बार उधर तरफ जा रहा है सारा। तो पंखे क्या करेगा, एनर्जी तुरंत दे देता है और पंखे को घुमा देता है एक बार, और घुमाने के बाद वो तुरंत ही डिस्चार्ज भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो एनर्जी ले लिया फिर आराम आराम ठीक है आज मन नहीं है भाई आज एनर्जी नहीं देते हैं, तो स्विच ऑन कर दिया पंखा चल ही नहीं रहा। तो कैपेसिटर या कंडेंसर एक ऐसा उपकरण होता है जो एनर्जी तो स्टोर करता है और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसको आसानी से एक साथ रिलीज कर देता है। जो कि बैटरी बैटरी भी ऐसा ही काम करती है। बैटरी भी एनर्जी स्टोर करती है लेकिन क्या करती है, वो एनर्जी को स्लोली रिलीज करती है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, बैटरी उसमें लगी है, बैटरी चार्ज हो गई, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपने फोन ऑन किया और 10 मिनट के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो गई? ऐसा नहीं होगा। आपके घर में इन्वर्टर है, उसमें एक बैटरी लगी होगी, बैटरी होती है, उस बैटरी को भी चार्ज होने में समय लगा, लेकिन क्या वो तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाता है? समय लगता है, लेकिन कैपेसिटर ऐसा नहीं होता है। आप इससे कंडेंसर निकालोगे, उसके जो दो वायर ना आप उनको एक बार ऐसे टच करो, टच करने के बाद एक स्पार्क निकलेगा जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रुप में, तो वो एनर्जी तुरंत ही जो एनर्जी स्टोर कर रखा है ना तुरंत ही उसको रिलीज कर दिया और फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम बार बार ऐसे टच करो तो एनर्जी को मतलब जो है ना वो, ऐसा नहीं, एक ही बार तुम ऐसे टच करो तार को और उससे क्या ना एनर्जी रिलीज हुई और कैपेसिटर जो है ना कंडेंसर डिस्चार्ज हो गया। तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये कंडेंसर है, ठीक है। बाकी कैपेसिटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, वो सारा कुछ हम समझेंगे। बट एक बेसिक जो नॉलेज है, कह सकते हैं कैपेसिटर एक ऐसा उपकरण होता है हिंदी में जो एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है और जब भी मौका पड़ता है तो आसानी से उसको रिलीज कर देता है। ये हो गया कैपेसिटर। अब कोई भी कैपेसिटर एनर्जी कितना स्टोर कर सकता है उसकी क्षमता होगी, ठीक है। उस क्षमता को हम लोग कहते हैं हिंदी में कैपेसिटेंस। जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कैपेसिटर की, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। सिंबल इसका सी होता है, ठीक है। कैपेसिटर अलग है और उस कैपेसिटर की जो स्टोर चार्ज स्टोर करने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, उसको हम उसकी क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कई तरीके से डिफाइन की जाती है कि इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अदर डेफिनेशन इसके ऐसे बनती है डेफिनेशन के हिसाब से कि हम जैसे मान लो कोई एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आपने क्या किया, चार्ज दिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, चार्ज दिया क्यू। इस क्यू चार्ज से इसके सरफेस का एक पोटेंशियल राइज होगा, हमने मान लिया इसका पोटेंशियल राइज हुआ V। तो कैपेसिटी की दूसरी डेफिनेशन ये कहते हैं कि जो आपने इसको चार्ज प्रोवाइड किया, चार्ज दिया है, उस चार्ज से इसका पोटेंशियल कितना बढ़ गया, चार्ज गिवन टू कंडक्टर एंड राइज इन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज गिवन टू कंडक्टर, जो कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है और इससे जो पोटेंशियल बना है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस। तो C का जो फार्मूला बनता है यहाँ से Q बाई V, ठीक है, C इक्वल टू Q बाई V। तो कैपेसिटेंस का जो एक फार्मूला निकल के आया C इक्वल टू Q बाई V, यहाँ से भी एक डेफिनेशन बनती है। इससे डेफिनेशन ये बनती है कि जो हमने चार्ज प्रोवाइड किया है, चार्ज कंडक्टर को दिया है, उससे जो पोटेंशियल राइज हुआ है, इनका रेशियो क्या कहलाएगा, इसकी कैपेसिटेंस, मतलब धारिता हिंदी में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मतलब एक जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में हमने बोला कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो, मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि उसकी क्षमता है, मैक्सिमम जो चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, वो क्या कहलाती है, उसकी कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटेंस से कैपेसिटी, और उस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो हमारे पास एक फार्मूला हाथ लग गया, दैट इज Q बाई V। जिस कैपेसिटर कैपेसिटेंस आपको चाहिए उसको आप चार्ज दीजिए, चार्ज देने के बाद जो भी पोटेंशियल राइज होगा, इनका रेशियो क्या कहलाएगा, इसकी कैपेसिटेंस। मतलब कुल मिला के ये हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, तो हमको पहले से दिया, मतलब ये इसके बारे में पहले से हम जानते हैं, ये नोन होगा। बट पोटेंशियल कितना राइज होगा, ये अननोन होगा।
ये क्या होगा नोन। मतलब तुम्हें हमेशा पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पोटेंशियल का कैलकुलेशन जानते हो तो कैपेसिटेंस निकाल पाओगे। ठीक है, चलो अब इस पर हम कुछ और बेसिक बातें कर ले। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट क्या होती है, क्यू बाई मतलब कूलम पर वोल्ट, या आपको जो मिलेगा वो फेरेड मिलेगा। ठीक है, यूनिट इसकी क्या बनेगी, फेरेड। ठीक है, तो ये तो बेसिक चर्चा हो गई। अब देखो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, राइज इन पोटेंशियल, इनका जो रेशियो है क्या कहलाएगा, वो कैपेसिटेंस। ठीक है, यूनिट कूलम पर वोल्ट, और इसको हम फेरेड भी लिखते हैं। ठीक है, हमको जनरली फेरेड ही देगा वो। अब कई बार जल्दबाजी में फेराडे लिख दिया, फेराडे मतलब यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, जबकि फेरेड क्या होता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है। तो अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा डेरिवेशन है कि एक हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r। ठीक है, हमें इसकी कैपेसिटेंस चाहिए। अब जैसे फार्मूलेशन देख करके थोड़ा सा ये जज कर लेते हैं कि C बराबर Q बाई V, मतलब जो C है कैपेसिटेंस है Q पर डिपेंड किया, V पर डिपेंड किया, जबकि गलत है। C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एज वेल एज V, मतलब C ना तो Q पर डिपेंड करेगा और ना ही V पर डिपेंड करेगा। फिर किस पर डिपेंड करेगा, शेप, साइज एंड मीडियम। मतलब जो हमारे पास कैपेसिटर है इसका शेप कैसा है और इसका साइज कितना है और एक कहाँ पे रखा गया है, इन तीनों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, जो कि फार्मूले में कहीं पर भी नहीं दिखा। ठीक है, फार्मूला भले ही हमारे पास इक्वल टू क्यू बाई वी है, बट ये ना तो क्यू पर डिपेंड करेगा और ना ही वी पर। एक छोटा सा तरीका बताने से, मान लो मार्केट से हम बाल्टी ले आए। ठीक है, अब इस बाल्टी की जो कैपेसिटी है, मतलब इसमें मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं, वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमने आप में से किसी एक बच्चे को दिया कि भाई बताओ इसकी जो क्षमता है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है कितनी है, इसमें कितना पानी मैक्सिमम भर सकते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, अच्छा पानी भर दिया, बोला सर इतना पानी भर सकते हैं इसमें। इतना मतलब कितना, उसका एक नंबर, जो कि वॉल्यूम में पानी जो मेजर किया जाएगा, कितने लीटर, कितने लीटर भर सकते हैं पानी इसमें। तो उसने ऐसे रैंडमली मतलब एक पाइप लगा दी, इसमें पानी भर दिया, बोला सर इसमें देखो इतना पानी भर सकते हैं। और इतना मतलब कितना, नहीं पता। तो हमने बोला कि एक काम करो, तुम एक छोटा सा मग लो और उस मग की जो वॉल्यूम है उसको पहले से तुम जानो, मतलब पहले से इसका वॉल्यूम को पता है। मान लो इसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर, मतलब इसमें मैक्सिमम जो पानी आ सकता है 1 लीटर। ठीक है, तुम इस मग से पानी भरो और इसमें, ठीक है, उड़ेलते रहो पानी को। तो इसका लेवल लगातार क्या होगा, बाल्टी में जो पानी ना, इसका लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पानी भरो, लेवल इसका बढ़ता जाएगा। कुछ टाइम बाद जो है ना इसका लेवल फुल हो गया, तब तक काउंट कर चुके थे कि भाई इसमें जो है ना ऐसे 10 मग पानी भरे, तब जाके इसका लेवल फुल हो गया। तो वहीं पर इस बच्चे ने बोला सर इसकी क्षमता जो है ना कितने की है भाई, 10 लीटर। एक मग 1 लीटर का है, तो 10 मग भरने पर कितनी इसकी क्षमता बन गई, 10 लीटर। अब पानी से तुम निकाल के फेंक दो। ठीक है, बाल्टी में पानी भर के चेक कर लिए इसकी क्षमता कितनी है, 10 लीटर की। अब इससे तुम पानी निकाल लो, फिर कहेंगे बताओ अब बाल्टी कितने की है, क्या कहोगे, इसकी क्षमता 0 लीटर की है। नहीं, पानी इसमें भरो और चाहे ना भरो, इसकी क्षमता 10 लीटर की थी, 10 लीटर की है, 10 लीटर की रहेगी। वो तो आपने एक तरीका सोचा ना कि इसकी जो कैपेसिटी, इसकी जो वॉल्यूम का साइज, इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, तो उसमें आपने पानी भरा। ठीक है, वो एक तरीका आपने अपनाया। बाकी इसकी जो कैपेसिटी है उससे उसको उसको जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि पानी जब भरोगे तो 10 लीटर और पानी नहीं भरोगे तो 0 लीटर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी कैपेसिटी ये मार्केट में आ गई, मान लो बाल्टी का शेप डिसाइड हो गया, तो इसका जो है ना कैपेसिटी फिक्स हो गया, इसमें आप 10 से ऊपर पानी नहीं भर सकते। मतलब कहने का साफ है कि जो कैपेसिटी है या इस बाल्टी की क्षमता है ना, इसमें जो पानी की मात्रा, अमाउंट ऑफ वाटर, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। बट अमाउंट ऑफ वाटर से क्या दिख रहा है हमको चेंज, जैसे तुम इसमें देखो आधी बाल्टी पानी भर दो, तो ऐसा तो नहीं कह सकते भाई 5 लीटर की बाल्टी हो गई, ऐसा तब भी नहीं, तब भी क्या कहोगे तुम 10 लीटर की बाल्टी।
बट 5 लीटर तुम जो है ना इसमें जब आधी बाल्टी पानी भरोगे तो क्या जो लेवल है वाटर का इतना ही रहेगा, पानी का जो लेवल इतना ही रहेगा। तो जब हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे ना तो उससे जो है ना पानी का लेवल बढ़ेगा, ना कि बाल्टी का साइज बढ़ जाएगा। कोई बच्चा मान लो उसकी क्षमता मैक्सिमम जब बढ़िया मतलब पनीर या फिर मतलब जो भी उसका फेवरेट सब्जी है वो बना होता है, ठीक है। अब वो तब मतलब जो है ना बढ़िया उसको ये पता है कि मैं जो है ना आज बढ़िया घर में पनीर बनी है तो आज मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है खाने की ना, वो मैं खाऊंगा आज खाना, ठीक है। तो दबा करके 10 रोटी खा गया। अब 10 खाने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक आ गया। अब इससे ऊपर वो खा ही नहीं पा रहा, मतलब इसकी क्षमता आज की डेट में कितनी है, वो 10 रोटी खाने की। अब जब मान लो कभी आलू की सब्जी बनेगी तो तब क्या कहेंगे, इसकी क्षमता 2 रोटी खाने की। तब तो ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम 10 रोटी खा सकता है। अब आज भले ही 2 रोटी खा रहा है, उसके मन का खाना नहीं बना, उसके मन मुताबिक खाना नहीं बना, तो तब भी आप ये नहीं कहोगे इसकी जो क्षमता 2 रोटी की, इसकी क्षमता तब भी कितनी आके जाएगी, 10 रोटी की। बात समझ में आ रही। तो हम किसी पर्सन या किसी बाल्टी की या किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है। अब कोई हमसे पूछे कि बताइए गुरुजी आप मैक्सिमम कितना रोटी खा सकते हैं, तो ऐसे तो कोई बच्चा कह नहीं सकता कि सर शायद इतनी रोटी खाते होंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। एक अनुमान लगा सकता है, ठीक, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता है। अगर इसको 100% एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो क्या करेगा वो। मान लो रोटी हमको दिया, हम खाते गए, मान लो 5 रोटी खा गए और 5 के बाद हमने मना कर दिया कि भाई देखो अब इससे ऊपर नहीं खा पाएंगे, तो बच्चा वहीं पे कहेगा सर की क्षमता जो है ना 5 रोटी खाने की। मतलब अगर मेरी कैपेसिटी बतानी उस बच्चे की भाई मैं कितना रोटी खा सकता हूँ, तो मुझे क्या करेगा, पहले रोटी खिलाएगा, खाना खिलाएगा। इस बाल्टी की क्षमता कितनी है तो इसमें क्या करेंगे, पहले पानी भरेंगे। इस कैपेसिटर की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, तो इसको हम खाना मतलब क्या खिलाएंगे भाई, इसको चार्ज। मान लो इसको हमने क्यों चार्ज खिलाया, ये जो है ना इसको हम कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसकी हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है कितनी होगी, और एक बढ़िया फार्मूला निकल के आता है। तो तरीका वही है कि इसको आप चार्ज क्यों खिलाओ और इससे जो पोटेंशियल बनेगा इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या बन जाएगी वो कैपेसिटेंस। C इक्वल टू क्या बन गया बताना, Q बाई V। V बराबर हम जानते हैं इस केस में क्या होता है K Q बाई R। देखो हमने पहले बताया कि V हमें दिया नहीं होगा, V आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा। V बराबर क्या होता है K Q बाई R। K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल टू Q बाई V में V का वैल्यू कितना भाई K Q बाई R, बाई का ऊपर गया, और K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1 बाई है तो बाई का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा ऊपर, क्यों नहीं क्यों को खत्म। तो फाइनली यहाँ से क्या बन गया बताना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस का जो रिजल्ट है इसमें कहीं पर भी देखो दूर दूर तक 2-3 किलोमीटर तक कहीं पर भी आपको चार्ज का कोई नामो निशान नहीं दिखा। मतलब कि जो चार्ज आपने फार्मूला Q बाई V लिखा उसमें यहाँ पर क्यों कहीं दिख नहीं रहा है यार। मतलब क्या है, जो कैपेसिटेंस है वो केवल इस स्फीयर के रेडियस मतलब जो r इसके रेडियस पर डिपेंड किया, और एप्सिलॉन नॉट आ रहा मतलब मीडियम। ये एप्सिलॉन नॉट बताता है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जहां पर इसको हमने रखा है वहां पर क्या स्पेस है, वैक्यूम। अगर इसको हम किसी मीडियम में रखेंगे तो वहां पर कैपेसिटेंस कुछ अलग आएगी। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। अब इसका शेप हम कुछ और बनाएंगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस का फार्मूला उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर पर भी जो कैपेसिटेंस पूछी जाती है कैसे, इसको नोट कर लेना आप। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक अर्थ ही जूम कर लेते हैं, या थोड़ा सा कुछ बेसिक बात और कर लेते हैं। जैसे हम क्या मान लो हमारे पास C इक्वल टू फार्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर हो जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड हो, 1 फैराड, माइक्रो नहीं, बाद में उसको लाएंगे। हम चाहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर whose capacitance is 1 farad, then radius of sphere will be, मतलब एक स्फेरिकल कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी है कितना, 1 फैराड। तो 1 फैराड का स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए हमें इसकी रेडियस कितनी रखनी पड़ेगी, चेक कर लेते हैं भाई। देखो C का वैल्यू कितना, 1, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसका वैल्यू 1 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तब ये 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। और ये समझ रहे हो, रेडियस हमें नहीं पता भाई, चलो रेडियस निकाल लेते हैं, कितना है देखो, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। सोचो 1 फैराड कैपेसिटेंस तुमको चाहिए, तो उसके लिए रेडियस, जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी रेडियस कितनी रखनी पड़ी, 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। मतलब क्या निकला भाई, ये इतना बड़ा कैपेसिटर बन गया कि ये जो है ना, अर्थ, जो कि हमारी अर्थ, उसकी रेडियस कितना होती है, 6400 किलोमीटर। अगर उससे कंपेयर किया जाए तो उससे भी काफी ज्यादा है। मतलब इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से भी कई गुना बड़ी है। क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6400 किलोमीटर, और यह कितना, 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। इतना बड़ा कंडक्टर बनाकर कोई फायदा हुआ क्या, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर जो बनाते हैं हम लोग, उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम निकल के आती है, और कैपेसिटेंस अगर बहुत कम है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर की जाएगी ना, उसका वैल्यू बहुत कम होगा, तो फिर हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब एनर्जी बहुत कम स्टोर किया तो फिर जैसे ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये छोटा मोटा पंखा इसको चलाने में हेल्प कर रहा है। अगर तुम एक बड़ा काफी हैवी मतलब पावर का पंखा लोगे तो वहां पर इतना छोटा कंडेंसर नहीं, बड़ा कंडेंसर लगाना पड़ता है। और वही सोचो अगर स्फेरिकल कैपेसिटर लगाना पड़ता तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये जो कंडेंसर होता है उसका शेप सिलेंडर टाइप में होता है। अगर हम ये वाले कैपेसिटर लगाएं तो हमें जो है ना, पंखा तो है छोटा सा, लेकिन पता चला कि तुमको एक बड़ा सा स्फीयर, जैसे मान लो कि तुम्हारे आसपास का पूरा गांव समा जाए, उतना बड़ा स्फीयर तुमको बनाना पड़ा, तो उसका कोई बेनिफिट है क्या, नहीं। तो हम पढ़ने के लिए भले ही पढ़ लें कि स्फेरिकल कैपेसिटर का ये फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल क्या होंगे वो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी कोई खास योगदान नहीं देता है। चलो एक बार चेक कर लें कि अर्थ की जो कैपेसिटेंस वो कितनी है। अर्थ की रेडियस क्या होती है भाई, अब हमें देखो आज के डेट में रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब वो जो स्फीयर उसकी रेडियस पता है, हमें रेडियस यहाँ पे निकालना था, तो ये बहुत ज्यादा रेडियस आ गई जो कि अर्थ की रेडियस से कई गुना ज्यादा है। अब अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ की रेडियस क्या होती है भाई, 6400 किलोमीटर। अगर 6400 किलोमीटर को हम एक कैपेसिटर का रेडियस मान लेते हैं, तो फाइनली यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटेंस होगी कितना निकल के आएगी, फार्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर का वैल्यू यहाँ से रख लो, इसका वैल्यू क्या, 1 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और आर का वैल्यू क्या है, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब यहाँ जो सी का वैल्यू आएगा आपका, खत्म करना, तो ये हमारे पास देखो, ये ऊपर जाएगा -6, ये 6400 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो लगभग 711 के आसपास आएगा, और एक +9 ऊपर जाएगा तो -9 होगा, और एक +3 तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 फैराड। 711 इंटू 10 के पावर -6 फैराड। अब -6 को हम जनरली लिखते हैं क्या है, माइक्रो, तो बन जाएगा 711 माइक्रो फैराड। मतलब एक अर्थ जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर, उसकी कैपेसिटेंस भाई साहब क्या, लेस देन 1 फैराड, लेस देन 1 फैराड, एक फैराड से बहुत कम, एक फैराड से बहुत कम। तो जनरली हमारे पास जो कैपेसिटर दिए होते हैं क्वेश्चन में, वो किसी भी शेप का है, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
या फिर आपके पास सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल, कोई सा भी कैपेसिटर, जनरली उनकी जो कैपेसिटेंस दी होती है वो स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट मतलब क्या, माइक्रोफैरड, नैनोफैरड एंड पिकोफैरड, मिलीफैरड में भी दिया होगा, ठीक है, मिलीफैरड, इसको मेगा नहीं लिखना, मिलीफैरड, ठीक है। अब माइक्रो जानते हैं 10 की पावर -6 होता है, नैनो 10 की पावर -9 होता है, और पिको 10 की पावर -12 और मिली 10 की पावर -3। तो कैपेसिटेंस जो भी हमको देता है क्वेश्चन में, उसमें किसी भी टाइप का कैपेसिटर तो जनरली किसमें देता है, इन यूनिट्स में, मतलब माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड एंड मिलीफैरड में। बट अगर तुमसे मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रैक्टिकली क्या अर्थ की जो कैपेसिटेंस है इतनी होती है, इतनी नहीं होती है। रीजन, हम जानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल प्रैक्टिकली जीरो होता है, अर्थ का पोटेंशियल प्रैक्टिकली जीरो। तो क्यू बाई जीरो मतलब क्या हो गया बताना, इनफाइनाइट। मतलब जो कैपेसिटेंस है एक्चुअल में, वास्तविकता में, रियलिटी में अर्थ की क्या होती है, इनफाइनाइट। थ्योरेटिकल हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अर्थ की ऐसी अगर खूबी ना हो तो सोचो, पता चला कि दिन भर में जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू बहुत सारा चार्ज इसके पास जाता है। अब अगर वो चार्ज स्टोर्ड नहीं कर पा रही, इसकी कैपेसिटी मान लो इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट का मतलब है कि इसको आप कितना भी चार्ज दे दो, इसका पोटेंशियल कभी राइज नहीं होने वाला। जैसे तुम समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो, क्या उसका लेवल ऐसा कि भाई तुमने एक लोटा पानी निकाला तो लेवल यहाँ पर था समुद्र का और यहाँ पे चला गया अचानक से, ऐसा दिखता है क्या, नहीं। पर एक लोटा पानी उसमें डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि उस पानी की जो अमाउंट, पानी की जो मात्रा आप उसमें ऐड कर रहे हैं, उससे आप निकाल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब उसको जो समुद्र का टोटल अमाउंट ऑफ वाटर उसके कंपैरिजन में जीरो। वैसे ही अर्थ है, अर्थ की जो कैपेसिटी है इनफाइनाइट होती है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये आप दिन भर में पता नहीं कितना चार्ज इसको देते हो भाई, बहुत सारा शॉर्ट सर्किट पूरे वर्ल्ड में होता है। पूरे वर्ल्ड का मतलब केवल इंडिया नहीं है, बहुत सारे कंट्री, उन सभी घरों में एक अर्थिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अर्थिंग के थ्रू जो चार्ज लीक होता है वो अर्थ के पास जाता है, और वो चार्ज अगर ऐसे ये होल्ड करते 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 इसका पोटेंशियल बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते मतलब कुछ भी पोटेंशियल हो गया, तो उसी दिन पूरी सरफेस क्या है ना, नष्ट हो जाएगी पृथ्वी की, मतलब आप रह ही नहीं सकते। तो कुल मिला के अगर तुमसे पूछा है थ्योरेटिकल डाटा ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, दैट इज 711 माइक्रोफैराड, बट प्रैक्टिकली पूछा है तो इनफाइनाइट, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, वो जल्दी से इसको नोट करो, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर का जो टॉपिक खत्म किया जाए। जैसे मान लो हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, इसकी रेडियस है ए, ठीक है, और इसके सराउंड में एक दूसरा स्फीयर है ऐसे, ठीक है। ये मतलब जो है प्रैक्टिकल ऐसा हुआ था कि एक सिंगल स्फीयर की जो कैपेसिटी है वो किसी काम की नहीं है। रीजन कि जो सिंगल स्फीयर है ना, इसकी जो एनर्जी है वो बिखरी हुई होती है। अगर आप एक सिंगल स्फीयर की बात करें तो इसकी जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब बिखरी हुई है। थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और समझो आप यहाँ पे, वैसे स्टार्टिंग में ही सारा कुछ है, बाकी इसके बाद तो फिर न्यूमेरिकल है इसमें। जैसे मान लो कि बच्चा प्यासा है, मतलब पानी, ठीक है, और कुछ गलत नहीं सोचना, ठीक है, कि आप सर ये वैसा कुछ नहीं, ठीक है। तो कोई बच्चा मान लो आया हमारे पास, बोला सर हमें ना प्यास लगी, पानी चाहिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अच्छा। साइड में बाल्टी भर के रखी थी, हमने क्या किया, मग से पानी निकाला और हमने क्या किया, जमीन पर फैला दिया।
हमने कहा पानी है पी लो। बच्चा बोला कि सर ऐसे कैसे हो पाएगा, इसको हम कैसे पी सकते हैं? हमने कहा पानी तुमने मांगा ना, तो पानी पड़ा है जमीन पे। अगर बच्चे को पानी पीना है तो पानी पीने के लिए मतलब तरीका क्या है? सिंपल, आप मग से पानी पी सकते हैं। थोड़ा समझना, लॉजिकल बात है। पानी वो भी जो जमीन पर बिखरा हुआ है, मतलब फैला हुआ है, और वही पानी जो मग में समेटा हुआ है। हम केवल हम मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि हिंदी में हम वो पानी कौन सा अपने प्रयोग में ला सकते हैं। जो पानी मग के अंदर है, ये जो पानी फैला हुआ है जो मग के अंदर है। वैसे ही कैपेसिटर जो होता है, जैसे हमारे पास ये कोई कैपेसिटर था, ठीक है। अब इसने मान लो कोई चार्ज स्टोर कर लिया। चार्ज कैसे स्टोर किया हमें नहीं पता, चलो फिर भी थोड़ा सा समझते हैं। अगर हमें इस कैपेसिटर को चार्ज करना था, तो चार्ज करने के लिए इसको चार्ज दिया कहां से था? ऐसा तो है नहीं तुम घर में बना के बैठे तो आप करके इसको चार्ज दे दिया। ऐसा तो मान लो कि एक अनंत हो, इनफाइनाइट दूरी पर एक दूसरा कोई कंडक्टर था, ठीक है। और इस कंडक्टर से तुमने क्या किया, चार्ज को तोड़ तोड़ करके इसको दिया था, ठीक है। यहाँ से मान लो तुमने डीक्यू चार्ज तोड़ा और वहां से इसको उठा करके दे दिया। तो जब हम चार्ज को तोड़ तोड़ करके लाएंगे, तो स्टार्टिंग में तो भाई चलो इसके पास बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में चार्ज देते गए, अब यहाँ पर चार्ज प्लस का बढ़ता जाएगा और वहां पे माइनस का बढ़ता जाएगा। तो उससे हम चार्ज और लेने जाएंगे तो भी क्या करेगा, आसानी से हमको देगा नहीं, उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। और अगर उसको हम वहां से ले भी आए तो ये आसानी से यहाँ पे रख भी नहीं सकते, रीजन कि यहाँ पर ये प्लस का चार्ज बैठा है। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक लाने में, चार्ज को बार बार तोड़ तोड़ करके लाने में हमको एक वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क क्या होगा, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी वर्क किया है वो सिर्फ चार्ज को तोड़ करके यहाँ पे रखने में, ऐसे नहीं दौड़ा करके ला रहे हैं आप उसको। मतलब जो आपने वर्क किया वो टोटल वर्क इसमें कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और कहां से कहां तक कन्वर्ट हुआ? जहां जहां तक आपने वर्क किया होगा, सरफेस से लेके, क्योंकि आप यहाँ से मतलब इनफाइनाइट पर बैठा एक कंडक्टर था, तो आपने जो भी वर्क किया इनफाइनाइट और सरफेस के बीच में, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और एनर्जी कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो गई? सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। ऐसे अब ये एनर्जी है तो, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है, रीजन कि बिखरी हुई एनर्जी। ऐसे वही बात हो गई ना, पानी को पीना है तो हमें कौन सा पानी मतलब प्रयोग में ला सकते हैं? जो पानी बंधा है, मतलब कि जो पानी समेटा हुआ है। ये एनर्जी है, इसकी कैपेसिटेंस भी है, इसमें एनर्जी भी स्टोर करने की क्षमता आ गई, एनर्जी स्टोर भी की, लेकिन ये एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम क्या करें इसके चारों तरफ? अच्छा, ये चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगे सरफेस से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेकर कहां तक फैल गई? इनफाइनाइट। और एनर्जी भी कहां से कहां स्टोर होगी? सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये बताना, इस पर चार्ज मान लो प्लस क्यू है, इसकी एनर्जी कहां तक फैल गई थी? इनफाइनाइट तक। अब तुम एक काम करो, इसकी एनर्जी को समेटना तुम्हें, इस एनर्जी को मुझे यूज में लाना है। पानी जो बिखरा था, अगर मैं उसको समेट लूं ना तो मेरे काम में आ जाएगा। तो मैं करूं क्या? ये जो एनर्जी फैल गई ना, इसको मैं समेटूं। कैसे समेटूंगा भाई? अरे एनर्जी समेटने मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जो कि कहां से स्टार्ट हो रही है? सरफेस से कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट। इनको तुम एक लिमिटेड स्पेस के अंदर कन्फाइन कर दो, समेट दो। तो उसके लिए करना क्या है, एक आउटर सेल है, इस पर तुम माइनस क्यू चार्ज दे दो। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं, विद्युत बल रेखाएं होती है, कहां से स्टार्ट होती है? प्लस से, और कहां पर समाप्त हो जाती है? माइनस। ऐसे ऐसे सुन रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रिक लाइन से प्लस से स्टार्ट होकर कहां पर फिनिश होंगी? माइनस पे। तो क्या एनर्जी इतने ही रीजन के अंदर समेट ली गई भाई? हाँ। अब ये एनर्जी मेरे काम की है, समझा ये बात? इस एनर्जी का मैं यूज कर सकता हूँ। ये एनर्जी मेरे काम की, जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रही है इस रीजन में, ये समेटे हुए एनर्जी है। अब माइनस क्यू चार्ज भी मुझको देना पड़ा,
प्लस क्यू भी देना पड़ा, तो फिर भाई साहब बड़ी मतलब जो है एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादा मेहनत हो गई। कोई एक और ऐसा तरीका सोचा जाए जिससे केवल मैं प्लस क्यू चार्ज दूं और सामने माइनस क्यू चार्ज कोई अदर तरीके से ऑटोमेटिक डेवलप हो जाए। तो एक तरीका और सोच सके, चलो एक काम करते हैं, अंदर वाली सेल को प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाए और बाहर वाली सेल को चार्ज ना दे करके इसको कर दिया जाए अर्थिंग। अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट हम पहले जानते हैं, जिस पॉइंट की अर्थिंग होती है उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ठीक है, चलो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे पहले क्या लिख लें, जीरो। अंदर वाले चार्ज हमने क्यों दे दिया, अंदर वाले चार्ज क्यों दिया, ये माइनस क्यू हमने अलग से दिया था। अब हमने बाहर तो एक सेल बना दिया, लेकिन इस सेल पर कोई चार्ज नहीं दिया, हमने सिर्फ क्या किया, सिंपल एक तार लिया, तार से हमने इसको क्या किया, अर्थ में जोड़ दिया। तो इस अर्थिंग पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, मतलब इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल जीरो, जो आउटर सेल इसका पूरी सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो गया। अच्छा बताना, यहाँ पर पोटेंशियल मान लो ए सरफेस और बी सरफेस है, यहाँ पर पोटेंशियल इस चार्ज के द्वारा प्लस बनेगा और यही चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल क्या बनाएगा, प्लस। अगर एक मिनट के लिए समझो, अब थोड़ा सा ही समझ गए होंगे आप। यहाँ से अगर हम चार्ज को हटा दें तो जो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर प्लस का पोटेंशियल बनाएगा और यहाँ पर भी क्या बनाएगा, प्लस का। लेकिन जैसे हमने इसको अर्थिंग किया तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। जो इसने प्लस का पोटेंशियल बनाया वो भी क्या हुआ, जीरो हो गया। शायद कोई है जो इसके पोटेंशियल को कैंसिल कर दिया, मतलब कि जो प्लस का पोटेंशियल बन रहा था उस जगह पर अब उसने क्या किया, कोई दूसरा माइनस का पोटेंशियल बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो चार्ज था प्लस, ये जो पोटेंशियल था इसका प्लस, उस प्लस के पोटेंशियल को जीरो करने के लिए किसी ने चार्ज दे दिया। ठीक है, चार्ज किसने दिया होगा, अर्थ ने। अर्थ तो यहाँ पर इकलौता और कोई तो है नहीं। ठीक है, चलो ठीक, हमें नहीं पता कि भाई यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू डैश मान लेते हैं। जो अर्थिंग वाला पॉइंट है वहां पर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर आएगा, रीजन। अगर चार्ज नहीं आएगा तो तुम सोचो, यहाँ पर पोटेंशियल अभी भी ये वाला चार्ज क्या बनाएगा, प्लस ही बनाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज क्यू डैश है ना, इसका नेचर क्या है ये हमसे पूछा गया। फिर हम फाइनली इसकी जो है ना कैपेसिटेंस बताएंगे। ठीक है, अब ये बताओ, बी सरफेस का पोटेंशियल अगर लिखा जाए तो बी सरफेस का पोटेंशियल क्यू बी बनाएगा और साथ में क्यू डैश भी। क्यू कितना बनाएगा, के क्यू बाई बी, और क्यू डैश कितना बनाएगा खुद अपने ऊपर, के क्यू डैश बाई बी, और इन दोनों का जो सम है बराबर वी बी, वो वी बी है कितना, जीरो। जीरो बराबर देखो, अब यहाँ से के बाई बी कॉमन ले लो और ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा। इस जीरो को मल्टीप्लाई में जीरो के बाई में जीरो हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बना, क्यू प्लस क्यू डैश। तो क्यू डैश नेचर वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आ गया। क्यू डैश क्या है, माइनस क्यू के बराबर है, मतलब जितना चार्ज अंदर वाली सेल पर है उतना ही अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पर प्लस क्यू आ जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं। ठीक है, कि माइनस की 5 लीटर की बाल्टी है भाई, हाँ माइनस के 2 लीटर की बाल्टी, इस बच्चे की खाने क्षमता माइनस 2 रोटी की है, ऐसा तो होता नहीं। तो कैपेसिटेंस होती है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमें चार्ज को हमेशा नेचर वाइज क्या देना होता है, प्लस, ताकि कैपेसिटेंस कैसी रहे, पॉजिटिव। नहीं कोई बच्चा उठ के आके पूछ सकता है कि सर अगर माइनस क्यू चार्ज देते तो, तब भी कैपेसिटेंस पॉजिटिव ही आएगी। रीजन कि जब आप माइनस क्यू चार्ज देंगे बी बराबर और सी बराबर क्यू बाई बी को, तो अगर आपने क्यू माइनस रखा है तो वी भी क्या आएगा, माइनस। फिर माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। तो कुछ भी आप तिकड़मबाजी कर लो, फाइनली कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। चलो देखो, यहाँ से क्यू डैश हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चार्ज हमने किसको दिया है, अंदर वाली सेल को या बाहर वाली सेल को, अंदर वाली सेल को। रीजन की अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग वाले पॉइंट को हम कितना भी चार्ज दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसको हम चार्ज देते हैं कैपेसिटेंस उसकी कैलकुलेट करते हैं। अब कैपेसिटेंस का जो सूत्र है, अब बताओ, सरफेस ए का पोटेंशियल जिसको आपने चार्ज दिया है क्यू, उस पर पोटेंशियल कितना, के क्यू बाई ई, और क्यू डैश का जो पोटेंशियल बनेगा के क्यू डैश
बाई बी, तो वी यहाँ से निकल के आएगा के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। तो यहाँ से ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन ले लिया जाए, के क्यू कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ठीक है, कैपेसिटेंस जिसको आपने चार्ज दिया उसी कैपेसिटेंस बताओगे। ठीक है, तो सी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जिसको हमने चार्ज दिया है और उस चार्ज से पोटेंशियल कितना राइज हुआ, फाइनली कितना वी। और अभी तक केवल क्यू था, तो पोटेंशियल केवल इतना ही बना था। अब क्यू डैश के द्वारा कुछ नेगेटिव पोटेंशियल बन गया। तो इसके दो फायदे निकल के आ रहे हैं। एक फायदा ये कि कैपेसिटेंस भी बढ़ गई। ठीक है, कैपेसिटेंस भी बढ़ गई, साथ में जो एनर्जी इनफाइनाइट तक फैली हुई थी ना, उसको आपने इस रीजन में ही समेट दिया है। ठीक है, तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं, बट ये भी हमारे किसी काम का नहीं रीजन, क्योंकि इसमें तुम्हें एनर्जी समेटने के लिए भी क्या करना पड़ा, दो स्पेयर लगाने पड़े। ठीक है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं, पढ़ना ही है। कौन सा तुम्हें मेडिकल लाइंस का स्कोर है यूज करना है ज्यादा, कि किसी का किडनी निकालना है, फिर वहां पर अच्छा स्फेरिकल कैपेसिटर वगैरह कुछ वैसा कुछ तो होगा नहीं होगा। आगे चल के जो जे की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको ये सब चीजें दोबारा प्रैक्टिकली दिखाई देंगी वहां पे। ठीक है, वी का वैल्यू यहाँ से रखो कितना, के क्यू, और इनटू यहीं पे इसको सिंपलीफाई कर ले, क्या बी माइनस सी, और बाई का ए इंटू बी कहा जाएगा ऊपर, है ना, क्यू से क्यू खत्म। और के हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कहा जाएगा ऊपर। तो कैपेसिटेंस इस पर्टिकुलर केस क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई में क्या बी माइनस ए। ठीक है, ये कैपेसिटेंस एक सिंगल स्क्वायर से ज्यादा है। ये जो कैपेसिटेंस है सी, अगर हम केवल एक ही सेल लेते हैं, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इससे ये वाली कैपेसिटेंस ज्यादा है। एक तो कैपेसिटी बढ़ गई, साथ में एनर्जी इस रीजन में समेट ली गई। ठीक है, इसको नोट करो।